नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं ताकि इनसे संबंधित आपकी अवधारणात्मक समझ को बेहतर किया जा सके, जिस अवधारणात्मक समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। सबसे पहली खबर थी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है वो लगातार चर्चा में रही है। क्यों रही है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही वित्तीय बाजार के अवसंरचनात्मक ढांचे को प्रदान करने में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की विशिष्ट भूमिका है और इनके बारे में हमें जानना चाहिए। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से संस्थान शामिल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और ये किस प्रकार से वित्तीय बाजार को संचालित करने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक ढांचे को प्रदान करते हैं, जिससे वित्तीय बाजार की विश्वसनीयता का भी निर्माण होता है। तो इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है। लगातार खबरों में रहता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो इसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्विक कॉमर्स पर भी बात करेंगे। क्विक कॉमर्स लगातार उभरता हुआ क्षेत्र है और इससे किस प्रकार से जो खुदरा व्यापार है उसकी संभावनाएं कमजोर होती हैं, किस प्रकार से ये जो एकल खुदरा व्यापार है या आप कह सकते हैं रेडी पटरी पर व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं उनकी आजीविका को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है और इसका भारत पे बाजार मूल्य कितना है। इन सभी पक्षों पर विस्तार से बात होगी और सबसे पहली बात होगी एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत पे जो पेंशन का पूरा क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से कौन विनियमित करता है? उसको विनियमित करता है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको आप पीएफआरडीए के नाम से भी जानते हैं, यानी पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है पेंशन के क्षेत्र को। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक अधिनियम आया था इससे संबंधित, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम। वर्ष 2013 में यह अधिनियम आया था और यह अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2014 में। तो तभी से यह अस्तित्व में आया था और इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को हाल ही में अधिसूचित किया है, नोटिफाइड किया है। तो इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित। ये जो योजना है ये सेवानिवृत्ति से पहले, रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त जो औसत मूल वेतन है उसके 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करने की बात कहता है। ये जो आपकी पूरी योजना है एकीकृत पेंशन योजना, तो इस योजना के माध्यम से कोई भी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट होता है, कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है। जो यूपीएस है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है, यानी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है, जिसमें मौजूदा कर्मचारी और नए भर्ती हुए कर्मचारी शामिल हैं। और ये कब से प्रभावी होगा? ये जो स्कीम है, ये जो पेंशन स्कीम है, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इसके मुख्य विवरण के बारे में भी जान लेते हैं और कौन इसके मुख्य पात्र होंगे उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म यानी जो क्लेम फॉर्म है वो 1 अप्रैल से प्रोटियन CRA वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे या फिजिकली भी इनको जमा किया जा सकता है, भौतिक रूप में भी इनको जमा करने की सुविधा है। ये जो योजना है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इस योजना के माध्यम से 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करती है। पूर्ण सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र होने के लिए उसको हासिल करने के लिए कर्मचारियों के पास न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा होनी चाहिए, अर्हकारी सेवा होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी को हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या वो त्याग पत्र दे देता है तो भुगतान उसके लिए उपलब्ध नहीं होगा इस योजना के अंतर्गत।
केंद्र सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% इसके अंतर्गत योगदान देती है, जबकि कर्मचारी योगदान देगा, जबकि कर्मचारी 10% का योगदान देंगे। यानी एक प्रकार से आप इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी योगदान दिया जाएगा और कर्मचारियों के द्वारा भी योगदान स्थापित किया जाएगा, उसके माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाएगा। अगर हम इसकी ओल्ड पेंशन योजना से थोड़ी सी तुलना करें तो वो तुलना भी आपके लिए लाभकारी हो सकती है एग्जामिनेशन के लिहाज से। पुरानी जो पेंशन योजना थी यानी ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी, उसके तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जो 2004 से पहले लागू थी। यानी पुरानी पेंशन योजना 2004 से पहले लागू थी और कर्मचारी को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% इसके रूप में मिलता था, पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के विपरीत जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये एक योगदान आधारित यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी आधारित योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है दोनों योगदान करते हैं। कैबिनेट ने इस योजना को 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना का विकल्प खुल गया था। तो इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी हासिल कर ली है। अब अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारे दो महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। बैच किससे संबंधित है? आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है, ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये 26 मार्च से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है ये 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं, इसका परिचय लेते हैं। वित्तीय बाजारों का सही तरीके से संचालन हो उसके लिए जरूरी है कि उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे और उसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की विशिष्ट भूमिका होती है। यानी वित्तीय बाजारों के सही तरीके से काम करने के लिए जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये संस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि जो वित्तीय बाजारों के अंतर्गत व्यापार है, जो अलग अलग मामलों का निपटारा है और जो रिपोर्टिंग है, वो वित्तीय लेन देन सही और सुरक्षित तरीके से हो, ये सुनिश्चित करती हैं इस प्रकार की संस्थाएं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस वित्तीय बाजारों की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय बाजारों के व्यापार, निपटान और रिपोर्टिंग जैसे वित्तीय लेन देन को सही और सुरक्षित रूप से सुनिश्चित करने का काम करती हैं। खरीदारों और विक्रेताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से व्यापार करने के लिए एक आवश्यक सिस्टम और प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस उपलब्ध कराते हैं। और यही कारण है कि वित्तीय बाजारों की रीढ़ की हड्डी भी इन्हें कहा जाता है। जब हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की मुख्य भूमिकाओं की बात करते हैं तो इनकी 4 तरह की मुख्य भूमिका है। व्यापार को सुविधा प्रदान करने के अंतर्गत, क्लियरिंग और सेटलमेंट में, बाजार की निगरानी में और सूचना प्रदान करने के अंतर्गत। किस प्रकार से चारों के अंतर्गत इनकी भूमिका स्थापित होती है? जैसे व्यापार की सुविधा के अंतर्गत MII यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस ऐसे प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां पर खरीदार और विक्रेता वित्तीय उत्पादों जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटी का व्यापार कर सकते हैं। अगर हम क्लियरिंग और सेटलमेंट की बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि खरीदारी और बेची गई वस्तुओं का सही तरीके से निपटारा हो सके, निपटान किया जा सके। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि ये संपत्ति के स्वामित्व जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स को विक्रेता से खरीदार के पास स्थानांतरित करके उसको ट्रांसफर करने का काम करती हैं और भुगतान की प्रक्रिया को सही तरीके से सुनिश्चित करने का भी काम करती है, ताकि वित्तीय बाजार में एक विश्वसनीयता लगातार बनी रहे। ये संस्थाएं व्यापार गतिविधियों की निगरानी भी करती हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ पारदर्शी कि सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और साथ ही निष्पक्ष तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो और बाजार में हेर फेर को रोका जा सके। MII अक्सर बाजार की कीमतों, वॉल्यूम और अन्य डेटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, उसको प्रकाशित करती हैं
जिससे निवेशकों को एक सूचित निर्णय, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है और वित्तीय बाजारों के संचालन में निवेश भी लगातार वित्तीय बाजार में निवेश बढ़ाने में भी इनकी भूमिका स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से इन्फॉर्म्ड डिसीजन की ये पृष्ठभूमि का निर्माण कर देती है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में प्लेटफॉर्म होते हैं जहां लोग स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार से क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आती हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस ये सुनिश्चित करती हैं कि एक व्यापार होने के बाद उसे ठीक से क्लियर, उसका ठीक से निपटान और सेटलमेंट किया जाए। उदाहरण के लिए भारत में नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NSCCL एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का। इसी प्रकार से डिपॉजिटरी संस्थाएं, ये संस्थाएं सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती हैं और ये सुनिश्चित करने का काम करती हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच उनका सही तरीके से हस्तांतरण हो, उनका सही तरीके से ट्रांसफर हो जाए। और भारत में इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL। इसी के अलावा जो पेमेंट सिस्टम है, ये पेमेंट सिस्टम से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो वित्तीय लेन देन में शामिल पैसे को सुरक्षित और जल्दी से ट्रांसफर करने का काम करती हैं। उदाहरण के लिए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम यानी RTGS सिस्टम। तो RTGS सिस्टम भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में आता है। तो आपने देख लिया कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एक व्यापक अवधारणा को अभिव्यक्त करती है जिसके अंतर्गत कई प्रकार की संस्थाएं आती है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है। ये MII के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर बात करेंगे, वो अवधारणा जुड़ी हुई है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से। ये व्यवस्था जो है कुछ कुछ बॉन्ड की तरह काम करती है, इस पर सामान्य रूप से बात करते हैं। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक ऋण उपकरण है जिसके माध्यम से कोई कंपनी को अगर किसी प्रकार के धन की आवश्यकता है तो वो मार्केट से नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के माध्यम से पैसा उठा सकती है। अपने आप में एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो निवेशक द्वारा कंपनी को इसके माध्यम से उधार दिया जाता है, यानी अगर कोई भी कंपनी को उधार की आवश्यकता है तो वो क्या करती है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के माध्यम से मार्केट से पैसा उठा सकती है और इसमें निवेशक इसको खरीदते हैं। और जब निवेशक इसको खरीदते हैं और वो पैसा इसके माध्यम से पैसा कंपनी को देते हैं, तो इन निवेशकों को इसके खरीदने पर एक निश्चित अवधि तक 5 से 10 साल की अवधि, जितनी भी इसकी परिपक्वता अवधि है, मैच्योरिटी अवधि है, लगातार एक स्थिर ब्याज दर प्राप्त होती रहती है, जिस प्रकार से बॉन्ड में व्यवस्था होती है। लेकिन इसकी एक खास बात यह होती है कि जो NCDs है, जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, इनको शेयरों में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई भी इनको खरीदता है, कोई भी निवेशक इनको खरीदता है, तो कंपनी में उसकी हिस्सेदारी स्थापित नहीं होगी, शेयरों के माध्यम से हिस्सेदारी स्थापित हो जाती है। तो ये कुछ कुछ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो हैं, ये बॉन्ड की तरह काम करते हैं। निश्चित अवधि तक ब्याज प्राप्त होता रहता है निवेशक को, और जब इनकी मैच्योरिटी अवधि जो कि 5 से 10 साल के लगभग होती है, 10 साल के बीच में होती है, तो जब इनकी मैच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाती है तो मूलधन की भी प्राप्ति निवेशक को हो जाती है। और जब तक मैच्योरिटी अवधि पूरी नहीं होती, एक स्थिर ब्याज दर पर भी इनको पैसा लगातार मिलता रहता है। बॉन्ड्स या डिबेंचर से इस मामले में अलग है कि कंपनी के शेयरों में इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कंपनी के शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी निवेशक की कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई हिस्सेदारी स्थापित नहीं होगी। इसमें निवेशक को किस प्रकार से फायदा होता है, उसको लगातार एक स्थिर ब्याज दर पर पैसे प्राप्त होते रहते हैं। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लिया कोई कंपनी है और उसने 10 लाख रुपए की, या आप 1 लाख का भी उदाहरण ले सकते हैं, 1 लाख का आप उदाहरण ले सकते हैं, 1 लाख रुपए को मार्केट से उठाया और वो 8% का इस पर ब्याज देगी और अवधि होगी 5 साल की।
तो 5 साल तक कंपनी क्या है, प्रत्येक वर्ष 8,000 रुपए किसको देगी, 1,00,000 का 8% हुआ 8,000 रुपए, तो प्रति वर्ष 8,000 रुपए निवेशक को प्रदान करेगी। और निवेशक 5 साल तक इस पर 5 8 40,000 रुपए ब्याज के रूप में कमाएगा। और साथ ही 5 साल की मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर ये 1,00,000 रुपए भी निवेशक के वापस उसको मिल जाएंगे। तो ये निवेशक को एक फायदा पहुंचाती है, लेकिन इसको शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कंपनी में निवेशक की हिस्सेदारी स्थापित नहीं होगी। परिपक्वता अवधि निश्चित होती है, सामान्यतः 5 से 10 वर्ष तक इसकी परिपक्वता अवधि होती है। 6 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है। इसमें जोखिम किस प्रकार का रहता है, जोखिम इस प्रकार का रहता है कि मान लिया कंपनी अपने उत्पादों को या कंपनी अपने संचालन को सफल रूप में आगे नहीं बढ़ा पाई और उसको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी एक प्रकार के दिवालिया हो गई या कंपनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई, तो ये जो पैसा है ये न तो स्थिर ब्याज मिल पाता है और निवेशक का ये पैसा भी डूबने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी क्विक कॉमर्स से जुड़ी हुई है। आजकल लगातार क्विक कॉमर्स आपने देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अगर कोई भी चीज मंगाना चाहते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हो चाहे कोई खाने की चीज हो, तो आप फोन करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से जुड़े क्विक कॉमर्स से जुड़े हुए, और किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं। वो चीज आपके पास 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक आ जाती है। इसी को हम क्विक कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो इसका भारत में इसका बाजार मूल्य कितना है वर्तमान में, और साथ ही ये किस प्रकार से खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लगातार ये चर्चा में है। त्वरित वाणिज्य के रूप में आप इसको हिंदी में कह सकते हैं त्वरित वाणिज्य, क्विक कॉमर्स। एक प्रकार का क्या है, ये ई कॉमर्स है, एक प्रकार का ई कॉमर्स है जो उत्पादों की यानी प्रोडक्ट्स की तीव्र डिलीवरी पर केंद्रित है। आमतौर पर 10 से 20 मिनट के भीतर अगर आप कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसकी डिलीवरी आपके पास हो जाती है। डार्क स्टोर्स जो क्विक कॉमर्स है उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डार्क स्टोर्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। ये ऐसे गोदाम है, ये गोदाम, डार्क स्टोर क्या है, ऐसे गोदाम है जो ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इनका प्रयोग, डार्क स्टोर का जो प्रयोग है वो केवल ऑनलाइन ऑर्डर को पूरा करने के लिए किया जाता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत खरीदारी नहीं होती है। और इन डार्क स्टोर्स का लक्ष्य क्या होता है, ग्राहकों के नजदीक स्थित होना, ताकि उन्हें त्वरित गति से किसी भी सामान की डिलीवरी की जा सके, ताकि तेज डिलीवरी की सुविधा कोई भी ग्राहक है उसको प्रदान की जा सके। तो ये डार्क क्या होता है, डार्क स्टोर की संकल्पना को हमने समझ लिया। क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमाइज शॉपिंग अनुभव बनाने के लिए ग्राहक डेटा का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप जानते हैं कि अगर आप ग्राहकों के डेटा को अलग अलग जगह से प्रयोग करते हैं और वो ग्राहकों के बारे में जान लेते हैं कि उनकी खरीदारी का पैटर्न क्या है, वो किस तरह की चीजों को खरीदना पसंद करते हैं और किस तरह की चीजों को खरीदना पसंद नहीं कर सकते हैं, यानी करते हैं, और ये उनके इस व्यवहार का अध्ययन आप लगातार उनके द्वारा की जा रही खरीदारी के माध्यम से समझते हैं। उनके व्यवहार को आप समझ रहे हैं, उनके पैटर्न को आप समझ रहे हैं, उनके खरीदारी के पैटर्न को समझ रहे हैं, और उसके आधार पर आप उनके लिए प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये कस्टमाइज्ड शॉपिंग अनुभव, यानी जो खरीदार है उसके आदतों के आधार पर, उसके पैटर्न के आधार पर उसे शॉपिंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए ग्राहक डेटा का लाभ उठाते हैं। ये डेटा एंड इन्वेंट्री की योजना बनाने, यानी ग्राहक के बारे में डेटा जो भी उसका उपलब्ध है उसकी योजना बनाने, उत्पाद की मांग पर बेहतर प्रतिक्रिया देने, बेहतर रिएक्शन देने, और मौसमी अचानक मांग वाले उत्पादों को स्टॉक करने की आवश्यकता का अनुमान लगाने में डेटा मदद करते हैं। क्विक कॉमर्स काफी लोकप्रिय है और लाभकारी क्यों है, लोकप्रिय भी है और लाभकारी भी है, और क्यों है, इसका कारण यह है कि क्विक कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं को अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव बढ़त हासिल करने में मदद करता है। लगातार बहुत तेज गति से ये ग्राहकों के पास पहुंच सकते हैं और इसलिए ग्राहकों की विश्वसनीयता को जीतने में ये कामयाब हो जाते हैं। भारत में कम लागत वाले अफोर्डेबल रोजगार योग्य श्रम ने त्वरित वाणिज्य यानी क्विक कॉमर्स के विकास को बढ़ावा दिया है।
जिससे ये अधिक कुशल बन पाया है। यानी भारत में बहुत ही कम लागत पर इन क्षेत्रों के अंतर्गत लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत में कम लागत का श्रम उपलब्ध है और इसलिए भारत में क्विक कॉमर्स का जो क्षेत्र है वो बहुत तेजी से उभर रहा है। क्विक कॉमर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्राहकों के लिए ये सुविधाजनक है और ग्राहकों की जो सुविधा है वो इनकी लोकप्रियता और इनकी लाभकारी होने में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स बना हुआ है। क्विक कॉमर्स से जुड़ी हुई चुनौतियां और चिंताएं क्या है? बाजार वृद्धि लगातार हो रही है, इनके बाजार मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है और वर्तमान में जो इनका बाजार मूल्य है वो ग्रांट थॉर्टन भारत के अनुसार, एक संस्था है ग्रांट थॉर्टन भारत, उसके अनुसार 3.34 बिलियन डॉलर का इनका बाजार मूल्य है और वर्ष 2029 तक 9.95 बिलियन डॉलर तक इस बाजार मूल्य के पहुंचने की संभावना है। पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं की चिंता महत्वपूर्ण रूप से यह है कि पारंपरिक खुदरा विक्रेता क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा जो एक मूल्य निर्धारण है, जो अपने हिसाब से मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है, जो इस प्रकार से वो मूल्य निर्धारण करते हैं कि कई बार किसी प्रोडक्ट की कीमत को बेहद नीचे कर देते हैं, जिससे खुदरा विक्रेताओं की बिक्री नहीं हो पाती है और भारी छूट प्रदान करते हैं प्रोडक्ट्स पर, जिससे प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण चिंता पैदा होती है कि अगर वहां पर जो ये क्विक कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को इस हद तक गिरा देते हैं जो कि खुदरा विक्रेता है उनकी कीमत से बहुत कम है, तो ग्राहक इन्हीं के पास ऑर्डर करेगा और जो कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं मानी जाती मूल्य के अंतर्गत और प्रतिस्पर्धियों को वो व्यवसाय से बाहर कर देती है। मान लिया कोई किताब है, कोई किताब अगर खुदरा विक्रेता के पास जाते हैं तो कोई किताब आपको 200 रुपए में प्राप्त होती है, लेकिन वही किताब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्विक जो हमारे कॉमर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पर 150 रुपए में या 100 रुपए में प्राप्त होती है। तो ये कोई भी ग्राहक है तो इन्हीं प्लेटफॉर्म से वो किताब खरीदेगा और इससे जो खुदरा विक्रेता है वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है और इन्हीं जो क्विक कॉमर्स है उनमें कंपटीशन सिमट करके रह जाता है। तो इस प्रकार से खुदरा विक्रेताओं के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, एक समान प्रतिस्पर्धा करने का फील्ड उपलब्ध नहीं रह जाता है। तो इससे जुड़ी हुई ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर ग्राहक के स्थान, डिवाइस और खरीद व्यवहार के आधार पर भिन्न मूल्य निर्धारण की सुविधा के लिए डेटा का उपयोग करने का आरोप भी है। यानी क्विक कॉमर्स से संबंधित जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर एक महत्वपूर्ण आरोप ये भी लगाया जाता है कि ये ग्राहकों के स्थान, ग्राहकों के डिवाइस और उनके खरीद व्यवहार के आधार पर भिन्न मूल्य निर्धारण की नीति अपनाते हैं। अलग अलग ग्राहकों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का मूल्य तय करने की कोशिश करते हैं डेटा का उपयोग करके। लाखों खुदरा श्रमिकों की आजीविका भी इनके कारण खतरे में है, क्योंकि पारंपरिक दुकानें खुदरा व्यापार के इन नए मॉडलों के आगे लगातार पिछड़ती जा रही हैं और क्यों पिछड़ती जा रही हैं उस पर अभी हमने चर्चा की है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पिछले 6 महीनों का औसत मूल वेतन। ऑप्शन बी, पिछले 12 महीनों का औसत मूल वेतन। ऑप्शन सी, पिछले 2 वर्षों का औसत मूल वेतन। या ऑप्शन डी, अंतिम 5 वर्षों का औसत मूल वेतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MII मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का उदाहरण नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तीसरा है ICICI बैंक और चौथा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की एक खास विशेषता क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ये किसी भी समय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित हो सकते हैं। ऑप्शन बी, इन्हें केवल सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी, ये कंपनी के शेयरों में परिवर्तित नहीं हो सकते। ऑप्शन डी, इनमें कोई ब्याज नहीं होता। अगला प्रश्न है, ग्रांट थॉर्टन भारत के अनुसार भारत में क्विक कॉमर्स का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 1.54 बिलियन डॉलर। ऑप्शन बी, 3.34 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी, 5 बिलियन डॉलर। या ऑप्शन डी, 9.95 बिलियन डॉलर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए
फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।